हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल स्टडी लैम्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 1, इंडिया लॉन्च द ईयर ऑफ एनवायरमेंट विद विच कंट्री? भारत ने एक ईयर ऑफ एनवायरमेंट नाम से, पर्यावरण का वर्ष के नाम से एक देश के साथ समझौता किया है। वह कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है नेपाल, ब्राजील, फ्रांस या जापान। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के मुद्दे पर, इन सब के विषय पर एक समझौता किया है, करार किया है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इन सब के मुद्दे पर करार किया है फ्रांस के साथ, जिसमें कि इन सब मुद्दों पर काम किया जाएगा। तो ये जो करार है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से हुआ है, विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। इसमें और भी मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या फिर एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये सब मंत्रालय मिलकर के इसमें काम करेंगे फ्रांस के साथ, और 2021 में को ईयर ऑफ एनवायरनमेंट बताया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which country has recently called off the deal to develop a strategic port terminal with India and Japan? किस देश ने एक बंदरगाह बनाई जा रही वाली थी भारत और जापान के साथ मिल करके, उस बंदरगाह का जो करार हुआ था उसको समाप्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के जो साथ एक करार हुआ था, श्रीलंका भारत के बिल्कुल ही नीचे है, अंडमान के पास। अंडमान यहाँ पर पड़ता है, बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर श्रीलंका के साथ जो करार हुआ था, उस करार में कोलंबो के पास दो टर्मिनल है, एक ईस्ट कोलंबो टर्मिनल और एक वेस्ट कोलंबो टर्मिनल। दो टर्मिनल है ईस्ट और वेस्ट पे। तो ये पोर्ट बनाने के लिए करार किया गया था। ये पोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, स्ट्रेटेजिक पॉइंट था ये, क्योंकि चाइना ने पहले ही एक पोर्ट बनाया है यहाँ पर। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था, और श्रीलंका को लोन दिया था, लेकिन श्रीलंका ने उस लोन को चुकाने में असमर्थता जाहिर की। तो उसने फिर वहाँ पर वो पोर्ट चलाने के लिए दे दिया। हुनबतोता पोर्ट है वो पोर्ट चाइना चला रहा था। तो उससे चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक करार किया गया भारत और जापान के साथ, जिसमें कि ईस्ट कोलंबो टर्मिनल जो है वहाँ पर एक पोर्ट बनाया जाएगा, जो कि जिसमें कि 49% इंडिया और जापान के साथ मिलकर के था और 51% श्रीलंका का था। उसमें इंडिया ने अडानी ग्रुप्स को ये करार दे दिया बनाने के लिए, जिसका कि श्रीलंका में काफ़ी विरोध हुआ, और उस विरोध की वजह से श्रीलंका की सरकार ने इस पोर्ट पर से करार खत्म कर लिया है, और उसने कहा है कि आप चाहें तो वेस्ट कोस्ट पर ये पोर्ट ये बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। भारत ने इसका काफ़ी विरोध किया है, क्योंकि ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, इसको अपने मर्जी से आप यूं ही समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी बना हुआ है। अगला सवाल है, The theme for World Wetland Day 2021 is World Wetland Day, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यह इसका थीम क्या था 2021 के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स एंड वाटर, या नो वेटलैंड्स नो वाटर। तो इसका सही जवाब है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर ये 2021 का थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए। 2020 का थीम अगर आपसे कहीं पूछ दें तो ये है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2020 का थीम है। वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज
19 का थीम है। ये जो नो वेटलैंड्स नो वाटर है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि वेटलैंड और वाटर इस बार भी आया है, नो वेटलैंड नो वाटर भी है, मगर ये थीम 2003 का है। 2003 का ये थीम रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत में अब कुल 42 वेटलैंड्स हैं जो कि रामासार साइट में गिने जाते हैं। रामासार साइट, रामासार एक ईरान का जगह है, ईरान में एक जगह है जहां के 1971 में एक मीटिंग हुई थी और इसमें वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन के लिए काम शुरू करने की बात हुई थी। तो जो भी देश इसके साथ है वो अपने देश में कुछ वेटलैंड्स को डिक्लेयर करते हैं कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें जैसे कि सुंदरबंस, जो कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, लार्जेस्ट वेटलैंड है, और उसके बाद है वेम्बनाड लेक जो कि केरला में है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। भितरकनिका ये उड़ीसा में है, भितरकनिका मैंग्रोव्स ये उड़ीसा में है, भितरकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है ये, ठीक है। तो ये मैंग्रोव्स यानी कि सदाबहार वन। तो ये सारा वेटलैंड जो है ये इस तरह से 42 वेटलैंड्स भारत में अभी हैं। चिल्का लेक भी एक वेटलैंड है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। तो वेटलैंड का ये वाटर, वेटलैंड एंड वाटर इस बार का थीम है। अगला सवाल है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज रिसेंटली गिवन अप्रूवल फॉर 100% डिवेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन विच कंपनी। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमिटी है, उसने 100% यानी कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट शेयर को बेच करके प्राइवेटाइज करने की बात की है। वह किस कंपनी के बारे में बात की जा रही है? प्राइवेटाइजेशन होगा किस कंपनी के बारे में? तो आपके ऑप्शंस हैं BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, या ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये विजैग स्टील्स का ही पार्ट है, विशाखापट्टनम स्टील्स का ही पार्ट है RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये चूंकि बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा था, 2014 के बाद से लगातार ये घाटे में चल रहा था, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है उसने ये फैसला लिया है कि इसके शेयर्स को कंप्लीटली सेल किया जाए, डिवेस्ट किया जाए और RINL को प्राइवेटाइज के तौर पर चलाया जाए। तो अब आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, कुल कैबिनेट कमेटी कितने हैं? तो कुल भारत में 8 कैबिनेट कमेटी हैं। वैसे तो कैबिनेट कमेटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है कि कैबिनेट कमेटी बनानी है, लेकिन कैबिनेट कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर में ये बनाया जाता है। और रूल्स ऑफ बिजनेस, ये रूल जो है वो आर्टिकल 77 के तहत ये रूल्स ऑफ बिजनेस आता है, जो प्रेसिडेंट से ये परमिशन ली जाती है कि इस तरह से रूल बनाया जाएगा। तो कैबिनेट कमेटी, कुल 8 कैबिनेट कमेटी हैं अभी। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारे कैबिनेट कमेटी हैं। तो इन 8 कैबिनेट कमेटी में 6 कैबिनेट कमेटी ऐसे हैं जिसका कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 2 कमेटी ऐसी है जिसके कि चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ये इसके जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। अगला सवाल है, स्विच दिल्ली वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज बीइंग प्रोमोटेड बाय दिस कैंपेन। स्विच दिल्ली नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया है, या क्या किस चीज को बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की गई है? यूज ऑफ डिस्पोजेबल मास्क, मास्क जो कि डिस्पोज हो जाए, जो कि खत्म किया जा सके, ऐसे मास्क के प्रयोग के लिए। यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस जो कि घरों में खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस के रूप में यूज किया जाता है, वैसे गैस के यूज के लिए। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के यूज के लिए, या यूज ऑफ एलईडी बल्ब के यूज के लिए। तो इसका सही जवाब है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग के लिए यह स्विच दिल्ली नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। उनका
कहना है कि दिल्ली में 6 महीने में जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं दिल्ली की, जितनी भी सरकारी गाड़ियां दिल्ली की, वो सभी गाड़ियां जो हैं, जो अभी पेट्रोल डीजल या किसी चीज पर चल रही है, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जितनी भी गाड़ियां 2024 तक रजिस्टर्ड की जाएंगी दिल्ली के अंदर जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर होंगी, उसका 25% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ऐसा उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह देने की बात की है, जैसे कि 1.5 लाख तक की सब्सिडी है जो कि 4 व्हीलर्स पे मिलेगी, या फिर जो ई रिक्शा है उस पर 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह के सब्सिडी की बात की गई है। तो ये स्विच दिल्ली कैंपेन उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करके, ये थीम रख करके उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके लिए वो चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, करीब 100 चार्जिंग स्टेशन अभी शुरुआती दिन में लगाया जाएगा, जो कि 5 से 6 किलोमीटर के भीतर हर चार्जिंग स्टेशन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। अगला सवाल है, सुनहरी कंद वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सुनहरी कंद की चर्चा अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, तो ये क्या है? एक स्वीट पोटैटो की वैरायटी है, ए वैरायटी ऑफ गोल्ड प्लेटेड फैब्रिक, ऐसे कपड़े की वैरायटी है जिसपे कि सुनहरे रंग से प्लेटिंग की गई है गोल्ड की। ए टेम्पल साइट इन उत्तर प्रदेश में कोई एक मंदिर का निर्माण यहां पर होना है, या एक जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, एक जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, जापान की एक बिजनेस के लिए एक कॉन्सेप्ट दी गई है। तो इसका सही जवाब है ए वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की एक वैरायटी है, एक शकरकंद का एक रूप है ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसके बारे में बात की गई है, सुनहरी कंद के बारे में। सुनहरी कंद क्या है? ये ऑरेंज कलर का, ये सुनहरी कंद की तस्वीर है, ये शकरकंद है, ऑरेंज कलर का यह शकरकंद है। इसका रंग जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे पहला प्रोग्राम था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसको कि पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया गया। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया था यह कॉन्सेप्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट से इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। अगर इसकी बात करें सुनहरी कंद की, तो ये विटामिन ए या फिर फाइबर्स, पोटेशियम, प्रोटीन, इन सब में ये काफी रिच सोर्स माना जाता है। तो इसको मिड डे मील में सम्मिलित किया जाएगा ताकि लोगों को, बच्चों को जो मिड डे मील लेते हैं उनको ये न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। अगर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, तो ये जापानीज कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे बताया था, जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, 1979 से जापान में ये शुरुआत की गई थी, जिसमें जापान ने भी यही काम किया था। उसने अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग एक प्रोडक्ट को अपनी महत्व दिया था और उससे जापान को काफी डेवलपमेंट मिला था। तो इसी तरह से यह करने का भी प्लान उत्तर प्रदेश ने किया, और आज तो पूरा भारत इस चीज में एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामासार साइट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अभी हमने रामासार साइट की बात की जो कि वेटलैंड्स के लिए होती है, आर्द्र भूमियों के लिए होती है। तो वेटलैंड्स में ये कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया है, सही से इसका मेल नहीं कराया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, दीपोर बिल ये त्रिपुरा में है, लोनार लेक क्या यह महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर क्या यह उत्तर प्रदेश में है, या सोकार क्या यह लद्दाख में है। तो इसका सही जवाब है दीपोर बिल। दीपोर बिल त्रिपुरा में नहीं है, दीपोर बिल जो है नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। दीपोर बिल जो है वो असम में है, दीपोर बिल असम में है। त्रिपुरा में जो वेटलैंड है उसका नाम है रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर लेक जो है वो त्रिपुरा में है। लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र में है, ये सही है। 13 नवंबर 2020 को इसको दिया गया है कि ये नया वेटलैंड है, ये रामासार साइट बन गया है। सुर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी 13 नवंबर 2020 को इसको भी रामासार साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। जबकि सोकार जो लद्दाख में है, सोकार जो लद्दाख में है, ये सबसे लेटेस्ट रामासार साइट है। लेटेस्ट रामासार साइट इसलिए है क्योंकि 4 दिन बाद 17 नवंबर 2020 को इसमें
सोकार जो लद्दाख में है उसको शामिल कर लिया गया। लद्दाख में एक और वेटलैंड है सोमोरिरी। सोमोरिरी जो लेक है वो ऑलरेडी लद्दाख में है, जो कि वेटलैंड में आता है, लेकिन ये सारा भी वेटलैंड में है। दीपोर बिल आसाम में है। त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है। सबसे बड़े वेटलैंड में हमने अभी बात की थी वो है सुंदरबन, और दूसरा है वेम्बनाड, तीसरा है चिल्का लेक। वेम्बनाड कहाँ है? केरला में। चिल्का उड़ीसा में। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव है और ये वेस्ट बंगाल में है। Which of the following state do not share international boundary with म्यांमार? कौन सा स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं, चूंकि ये नॉट शेयर है तो इसलिए आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। तो सही जवाब है असम। असम म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। म्यांमार में अभी कुछ ही दिनों पहले मिलिट्री कूप हुआ है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कूप। तो असम जो है वो म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर साझा नहीं करता है। असम किस किस के साथ शेयर करता है? तो असम करता है भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है, शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी शेयर करता है, म्यांमार के साथ भी शेयर करता है, और साथ साथ जो चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड है बाउंड्री, जो मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं, वो भी ये अरुणाचल प्रदेश इसके साथ शेयर करता है। मणिपुर जो है वो सिर्फ म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मिजोरम जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा म्यांमार से शेयर करने वाले जो बाउंड्री हैं स्टेट हैं वो है नागालैंड। नागालैंड भी अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर करता है। यानी कि म्यांमार के साथ कौन कौन से 4 जगह हैं, राज्य हैं जो कि शेयर करते हैं बाउंड्री? अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये चारों म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। असम वो राज्य है जो कि 7 सिस्टर्स में खुद को छोड़ करके बाकी 6 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम देखें यहां पर मैप में तो म्यांमार जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के साथ भी ये शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। What is India's rank in recently released Democracy Index 2020? डेमोक्रेसी इंडेक्स एक रिलीज किया जाता है 2020 का। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, इंडिया फॉल्स 2 स्पॉट्स ऑन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। भारत 2 स्थान नीचे आ गया है। तो अब कहां आ गया है? ऑप्शन है आपके 49th, 51st, 53rd या 55th। 2 स्थान नीचे आ चुका है। तो अब कितना हो चुका है? अब जो भारत का स्थान है वो है 53rd। इससे पहले कितना स्थान था? 51st। पहले 51st था, अब 53rd पोजीशन हो गया है। तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 निकालता कौन है? तो ये निकालता है EIU। EIU ये निकालता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये कहाँ, ये कौन सी संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? तो लंदन में एक समाचार पत्रिका, एक वीकली समाचार पत्रिका पब्लिश होती है, इकोनॉमिस्ट, दी इकोनॉमिस्ट करके होती है पब्लिश। उसका एक यूनिट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि ये डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करती है। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो मानती है 4 भागों में डेमोक्रेसी को मानती है। एक फुल्ली डेमोक्रेटिक, एक फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी और एक ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन यानी कि जहां पर डेमोक्रेसी ना के बराबर है। फुल डेमोक्रेसी जहां की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, जैसे कि सबसे इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, तो उसमें वहां की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है। फ्लॉड डेमोक्रेसी जहां की डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसमें कि इंडिया आता है। इंडिया हो गया, US हो गया, ये सभी फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं। हाइब्रिड डेमोक्रेसी जहां की डेमोक्रेसी है तो मगर यह बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं है। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन जिसमें कि लोकतंत्र ना के बराबर है। यहाँ पर लोकतंत्र ना के बराबर है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स एक
रिलीज करती है EIU। इसमें भारत 2 स्थान नीचे गिरकर 53rd पोजीशन पर आ गया है। अगला सवाल है स्टारडस्ट 1.0 was in news recently. It is related to स्टारडस्ट 1.0 ये किस चीज से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय बायोफ्यूल, ये स्टारडस्ट है। क्या स्पेस लॉन्च व्हीकल ये है जो कि बायोफ्यूल से पहला ऐसा है, गवर्नमेंट का पहला सरकारी ऐसा स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो कि बायोफ्यूल पे चलाया गया हो? या सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टिलेशन कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसएक्स, ये एक स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टिलेशन है। लॉन्च व्हीकल सूटेड फॉर स्टूडेंट एंड बजट पेलोड, ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि कम खर्च में चलने वाला, पेलोड लेकर के कम खर्च में चलने वाला। चौथा, फर्स्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल टू लाइन लोअर ऑर्बिट, धरती के लोअर ऑर्बिट में निचली कक्षा में चलने वाला यह स्पेस लॉन्च व्हीकल पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल है। तो इसका सही जवाब है लॉन्च व्हीकल सूटेड फॉर स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। तो ये जो स्टारडस्ट 1.0 है ये कंपनी है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस एक कंपनी है जिसने कि जनवरी में 31 जनवरी को ये स्टारडस्ट लॉन्च किया है, ब्लू शिफ्ट। एक और कंपनी अभी समाचारों में थी वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर है। स्पेसएक्स की कंपनी ने क्या किया था, क्यों समाचारों में थी? इसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसने 143 सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च किए थे और वो करके इसने इसरो का जो पुराना रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट का, उसे इसने तोड़ा था। तो ये स्पेसएक्स काफी पॉपुलर कंपनी है। एक और कंपनी जो कि काफी समाचारों में थी वो है ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजन के मालिक जेफ बेजोस जो है उनकी कंपनी है, जो कि अभी आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ी हुई है। आर्टेमिस प्रोग्राम जो कि चांद पर पहली महिला और अगला पुरुष यानी कि लैंडेड ये मैन्ड मिशन होगा, तो इसके अंतर्गत आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन 2 भाग में है, हमने पहले भी पुराने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये लॉन्च व्हीकल है स्टारडस्ट 1.0। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे स्टडी लैम्प चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।